आज हम एनिमी एट द गेट इस मूवी के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म की कहानी जर्मन और रूस के बीच में हुई वर्ल्ड वॉर 2 में जो लड़ाई थी उसमें घटित सच्ची घटनाओं पर आधारित लिखी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्मन सेना पूरे यूरोप पे कब्जा करने के लिए तैयार है और वो पहुंच गई है वोल्गो नदी के किनारे बसे एक शहर स्टालिनग्राड तक। यहाँ रूस के कई सारे सैनिक पहुंच गए हैं जर्मन सिपाहियों का सामना करने के लिए और आज का दिन है 20 सितंबर सन 1942। रूसी सेना नाव में बैठकर नदी के पार शहर में जाने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन आसमान से कई सारे प्लेन हवाई हमला कर रहे हैं, गोलियां और बम बरसा रहे हैं। इससे डरावना मंजर शायद इनमें से किसी ने भी अब तक कभी नहीं देखा था। उनके साथी उन्हीं के सामने मर रहे हैं और बहुत सारे डर कर अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदकर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लीडर्स को ये मंजूर नहीं था कि रूसी जवान दुम दबाकर भागे। इसीलिए उन्होंने अपने ही सैनिकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया ताकि उनकी दर्दनाक मौत देखकर बाकी लोग भागने की हिम्मत ना कर सके। जैसे तैसे नदी के दूसरे किनारे पहुंचने के बाद इनको पता चलता है कि इनके पास तो लड़ने के लिए हथियार भी नहीं है। लड़ना शुरू करने से पहले ही कईयों ने अपनी जान खो दी है। और अब ये क्या, रूसी अधिकारी कुछ लोगों को बंदूक दे रहे हैं और कुछ लोगों को सिर्फ गोलियां दे रहे हैं और सबसे लाउड स्पीकर में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जिनके पास बंदूक है वो सैनिक आगे जाए और जिसके पास बंदूक नहीं है वो बंदूक वाले के पीछे जाए और जब बंदूक वाला सैनिक मरे तो उसी की बंदूक उठाकर वो लड़ना शुरू करे। हर तरफ बम के धमाकों की आवाजें थी और गहरे धुएं में लिपटा हुआ शहर था जिसने अब तक जर्मनियों को उनके देश पर कब्जा करने से रोक रखा था। उन्हीं सब लोगों में एक था वैसिली। वो भी देश के लिए अपना फर्ज अदा करने के लिए आया था, पर उसे बंदूक नहीं मिली थी, सिर्फ कुछ गोलियां मिली थी और उन गोलियों के भरोसे उसे और उस जैसों को अपनी जान बचा के दुश्मन को मार के अपने देश को जीत दिलानी थी। सबके साथ वैसिली भी आगे बढ़ता है। पीछे से उनके सीनियर ऑफिसर्स लाउड स्पीकर में कह रहे हैं कि या तो जीतो या फिर मरो। कायर और गद्दारों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। आधे रूसी सैनिक बंदूकों के साथ और आधे सिर्फ गोलियों के साथ जर्मन सेना पे हमला करते हैं, पर जर्मन सेना के पास आधुनिक हथियार है। रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। जर्मन गोलियों के साथ साथ बम की भी बारिश कर रहे हैं। सारे रूसी सैनिक डर कर मुड़ गए हैं, पर पीछे से रूसी अधिकारी लाउड स्पीकर में बता रहे हैं कि वापस आओगे तो मारे जाओगे, कायरों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। और वही होता है, आधे लोगों को जर्मन मार देते हैं और बचे हुए आधे लोग जो वापस जाना चाहते थे उन्हें उन्हीं के लीडर्स मारते हैं क्योंकि उनकी नजर में वो कायर थे। अब गोलीबारी बंद हो गई है और जर्मन बड़े से लाउड स्पीकर में ऐलान कर रहे हैं कि रूसी सैनिकों जर्मन सेना में भर्ती हो जाओ। तुम्हें तुम्हारे ही अफसर मार रहे हैं, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम अपना घर भी दोबारा देख पाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं बम के धमाकों के बीच एक गाड़ी आती है और उसे भी जर्मन्स उड़ा देते हैं, पर गाड़ी में जो अफसर था वो गाड़ी से निकलता है और बाकी मुर्दों के बीच में जाके छिप जाता है। जर्मन सैनिक वहां पर भी आते हैं और सारे मुर्दों पर गोलियां बरसा के चले जाते हैं और वो लोग चले जाने के बाद वो रूसी अफसर जिसका नाम है डैनिलोव वहीं पे पड़ी एक बंदूक उठाता है और जर्मनों पर निशाना साधता है, पर वहीं एक और सैनिक भी जिंदा है और वो है वैसिली। वो उस बंदूक में गोलियां डालकर उसे देता है और कहता है कि गोली तभी चलाना जब बम का बड़ा सा धमाका हो ताकि कोई और सैनिक इस गोली की आवाज से सुन ना सके। और वो अफसर बंदूक वापस वैसिली को देता है और वैसिली बड़ी ही सफाई से सटीक निशाने के साथ हर गोली के साथ 5 जर्मन्स को मार गिराता है। और अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ एक न्यू पॉलिटिकल ऑफिसर आया है और इससे पहले जो पॉलिटिकल ऑफिसर वहाँ काम कर रहा था उसे सजा दी जाएगी क्योंकि वो और उसके कुछ लोग जंग से वापस लौट कर आए थे बचने के लिए और उस ऑफिसर को खुद को मारने की सजा दी जाती है। फिर सेकंड क्लास पॉलिटिकल ऑफिसर्स के ग्रुप से वो कहता है कि मेंटल, फिजिकल या इमोशनल चाहे जैसे आप मजबूर करो सैनिकों को, आपका काम है कि उन लोगों को जंग के मैदान में बनाए रखने का और ऐसा करने के लिए वो सबकी राय लेता है। तो सारे अफसर अपनी अपनी राय बताने लगते हैं। कोई कहता है कि उनको मार दो जो वापस आएंगे, कोई कहता है उनकी फैमिली को मार दो जो वापस आएंगे। इस तरीके से सारे लोग अलग अलग तरीके की सजा उनको देनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं।
लेकिन बीच में ही डैनिलोव कहता है कि जवानों को उम्मीद देनी चाहिए। सेना का अखबार दोबारा निकालकर उसमें बहादुरी और प्रेरणा की कहानियां छापनी चाहिए, उनके सामने मिसालें पेश करनी चाहिए, उनके अंदर जज्बा जगाना होगा और ऐसा करने के लिए हमें एक हीरो चाहिए होगा और ये हीरो वेसिली होगा। दूसरे ही दिन इस पे अमल किया जाता है और रूस के हर शहर के अखबार में पहले पन्ने पर वेसिली की बहादुरी उसकी तस्वीर के साथ छापी जाती है और ये तरकीब काम कर गई। हर रूसी जवान के लिए वो प्रेरणा बन गया है और हर जवान वेसिली की तरह जर्मनों को मारना चाहता है। अब बंदूक हो या चाहे ना हो, हर जवान को अपनी मातृभूमि प्यारी है और उसके लिए वो वेसिली की तरह मारने या मरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। वेसिली के बारे में रोज अखबार छपती है और शाम को वेसिली की खबर रेडियो पर भी आती है। वेसिली अकेला छुपकर जर्मन अफसरों को मारता है। कभी 42 अफसर, कभी 20 अफसर, तो कभी 25 अफसर मारने की रोज खबर छपती है। एक दिन जब वो छुपती पे निशाना लगा रहा था, वहाँ पे एक छोटा लड़का आता है और इस लड़के का नाम है साशा। वो लड़का वेसिली को तुरंत पहचानता है कि ये द ग्रेट वेसिली है और वो लड़का वेसिली को अपने घर में, मतलब अब जो खंडर बन चुका है उसके बेसमेंट में, जहाँ वो और उसकी माँ रहती है, वहाँ पर वेसिली को रात में आराम करने के लिए लेकर जाता है और वहाँ वेसिली के खत लेकर डैनिलोव भी आता है। वेसिली को लोग देश भर प्यार भरे खत और दुआएं भेजते हैं। आज की रात ये सारे खत लेकर डैनिलोव वहाँ आया है और वो उन सारे खतों का जवाब लिखना शुरू करता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम है तान्या। वो भी वेसिली को पहचान लेती है। उसकी तस्वीर रोज अखबार में जो छपती है। तान्या भी जर्मन्स को मारना चाहती है और देश से भगाना चाहती है। तान्या को जर्मन भी आती है। फिर हम देखते हैं कि वेसिली ने अब तक इतने सारे जर्मन अफसर्स को मार चुका है जिससे कि जर्मन सेना का हौसला पस्त हो रहा है। इसलिए जर्मन्स बर्लिन से एक खास निशानेबाज को बुलाया जाता है जिसका नाम है मेजर कॉलिक। मेजर कॉलिक निशानेबाजी स्कूल का डायरेक्टर है और ये उनकी पूरी सेना का सबसे बेहतर निशानेबाज है और मेजर कॉलिक को यहाँ वेसिली को ढूंढने और उसे मारने के लिए बुलाया है। जर्मन ऑफिसर कॉलिक से पूछता है कि आप वेसिली को कैसे ढूंढेंगे, तो कॉलिक कहता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वेसिली खुद मुझे ढूंढने निकले। अगली रात जब वेसिली साशा के घर में रात बिता रहा था तो उसे पता चलता है कि अगली ही बिल्डिंग में कोई छुपा हुआ है और वो अब तक बड़े 5 अफसरों को मार चुका है और 2 सिपाहियों को मार चुका है। वेसिली बाहर जाता है और उसे एक ही गोली में ढेर कर देता है। वेसिली जब किसी भी जर्मन अफसर को मारता है तो सबूत के तौर पर उसका बैच ले लेता है और अब इसका बैच भी वेसिली को चाहिए। वेसिली और एक लड़की वो बैच लेने के लिए उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक जाल था जिसमें वेसिली और वो लड़की फंस गए हैं। वो दोनों छुप जाते हैं और वहीं पे मेजर कॉलिक भी छुपा हुआ था इनको मारने के लिए। कोई किसी को मार पाता इससे पहले जर्मन सेना के कई सारे प्लेन शहर के ऊपर से गुजरते हैं बम गिराते हुए और वेसिली के साथ जो लड़की थी वो बचने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए भागती है और मेजर कॉलिक का निशाना बन जाती है और इसी के साथ पूरी बिल्डिंग भी ढह जाती है। लेकिन वेसिली और मेजर कॉलिक दोनों भी अभी भी जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि मेजर कॉलिक किसी तरीके से साशा से मिलता है और साशा से दोस्ती करता है, उससे वेसिली के बारे में बहुत कुछ पूछता है। पर अब वेसिली का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। डैनिलोव कॉलिक के बारे में जो भी जानकारी उसे पता थी वो सब कुछ वेसिली को बताता है। अब तक वेसिली अकेला जाके लोगों को मारता था, लेकिन आज के बाद वेसिली के साथ और 2 निशानेबाज हमेशा उसके साथ रहेंगे। वेसिली को उसके काम के लिए बहुत सम्मान मिल रहा है और वो सबका हीरो बन चुका है। रूस का हर जवान वेसिली के जैसा बनना चाहता है। अगले दिन वेसिली अपने 2 साथियों के साथ अपने काम के लिए निकल पड़ता है और उसमें से एक साथी बहुत जल्दी जर्मन सेना के जाल में फंस जाता है और वो लोग उसे जर्मन सैनिकों की वर्दी पहनाकर बाहर भेजते हैं। वेसिली का दूसरा साथी उसे जर्मन समझकर उड़ा देता है। इससे मेजर कॉलिक को पता लग जाता है कि वेसिली किस बिल्डिंग में छुपा हुआ है। यहाँ वेसिली को शक भी होता है कि इन्होंने अपने सैनिक को बिना बंदूक के और बिना किसी कवर के बाहर कैसे जाने दिया, लेकिन वेसिली का साथी इस बात को इग्नोर करने के लिए कहता है और वो अपनी जगह बदलने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो बिल्डिंग में एक तरफ से दूसरी तरफ कूद रहे होते हैं तभी मेजर कॉलिक की गोली का शिकार बन जाता है वेसिली का साथी। कॉलिक ने उसे दौड़ते हुए मारा है और इस बात से वेसिली का हौसला और आत्मविश्वास डगमगाने लगा है, पर उस पे पूरा रूस भरोसा करता है और उसी से सबको उम्मीद है।
इन सब के बीच डैनिलव तान्या को पसंद करने लगा है और तान्या को जर्मन आती है, इसीलिए वो उसे हेडक्वार्टर में काम देता है कि रेडियो पे जर्मन की बातें सुने और जर्मन के बारे में अपने सैनिकों को खबर दे। पर जर्मन्स ने तान्या के माता पिता को मार डाला है और तान्या इस बात का बदला खुद जर्मन्स को मार कर लेना चाहती है, इसीलिए वो हेडक्वार्टर में काम नहीं करना चाहती और वो भी एक सिपाही की तरह जंग में जाकर लड़ना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि वेसिली मेजर कॉलिक के बारे में जब डैनिलव को बताता है तो डैनिलव कहता है कि हमारे साथ कोई ऐसा है जो मेजर कॉलिक की हर खबर हम तक पहुंचाएगा, इसीलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। पर वो कौन है जो कॉलिक की खबर इन तक पहुंचाने वाला है, इसके बारे में डैनिलव वेसिली को कुछ भी नहीं बताता। पर डैनिलव यहाँ पर साशा की बात कर रहा था। फिर डैनिलव वेसिली से तान्या से उसके बारे में बात करने के लिए कहता है। वेसिली भी तान्या से डैनिलव के बारे में बात करती है, लेकिन तान्या को इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर अगले दिन साशा से मिलने मेजर कॉलिक फिर से आता है और वेसिली के बारे में पूछता है। साशा वो सब बातें उसे बताता है जो डैनिलव ने उसे बताने के लिए कही थी। मतलब यहाँ पर वो वेसिली को ढूंढने जाएगा और वेसिली उससे पहले ही उस जगह पहुंचकर कॉलिक का इंतजार करेगा और जैसे ही कॉलिक वहाँ पहुंचेगा तो वेसिली उसे उड़ा देगा। ये इनका प्लान है। फिर वेसिली अपने नए साथी के साथ निकल पड़ता है और ठीक उस जगह पे जाता है जहाँ साशा ने बताया था। मेजर कॉलिक भी वेसिली का इंतजार वहीं पे कर रहा था। बाहर जंग जोरों शोरों से चल रही है, धमाके शुरू है और लोग मर रहे हैं और इन दोनों का आंख में चलू का खेल यहाँ अलग से चल रहा है। जहाँ मेजर कॉलिक है वहाँ वेसिली भी पहुँच जाता है, पर मेजर कॉलिक वेसिली से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उसे पता चलता है कि वेसिली कहाँ से आ रहा है और वो ठीक वहीं पे अपनी बंदूक का निशाना लगाकर उसका इंतजार करने लगता है। जैसे ही उसे कोई दिखता है वो गोली चलाता है और वेसिली के साथी को गोली लग जाती है। हड़बड़ी में वेसिली की बंदूक थोड़ी दूर गिर जाती है और वेसिली का साथी जख्मी हो चुका था। वेसिली उसको वापस भेजता है और तभी ऊपर से कई सारे प्लेन गुजरते हैं और धमाके के साथ छत पे लगे हुए कांच के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। और अब वेसिली मेजर कॉलिक के निशाने पर था। थोड़ा सा भी अगर वेसिली हिलता है तो मेजर कॉलिक की गोली उसके आर पार चली जाएगी। लेकिन वेसिली का साथी कैंप में जाता है और उसे देखकर तान्या वेसिली को बचाने के लिए वहां आती है। मेजर कॉलिक को मारना तान्या के बस की बात नहीं है, इसीलिए वेसिली तान्या को कहता है कि एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा उठाओ और उससे लाइट मेजर कॉलिक की तरफ चमकाओ। जैसे ही तान्या लाइट मेजर कॉलिक की तरफ चमकाती है वैसे ही वेसिली अपनी बंदूक उठाकर कॉलिक को गोली मारने में कामयाब होता है, पर गोली उसके हाथ को लग जाती है। कॉलिक अभी भी जिंदा है। अगले दिन कॉलिक फिर से साशा के पास जाता है और उसे बहुत सारी बातें करता है और वेसिली के बारे में बहुत कुछ पूछता है। और इधर वेसिली और तान्या अब एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। वो एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे हैं। अगले दिन वेसिली डैनिलव से कहता है कि मेरे बारे में अखबार में छापना बंद करो, क्योंकि मेजर कॉलिक बहुत एक्सपर्ट है और कभी भी मुझे ढूंढकर वो मार सकता है। पर डैनिलव उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे बारे में तान्या से बात की? तो वेसिली कहता है हाँ की। फिर डैनिलव पूछता है क्या कहा उसने, क्या वो मुझे पसंद करती है? तो वेसिली कहता है कि मैं नहीं जानता। तभी वहाँ पर साशा आ जाता है और कॉलिक के बारे में नई इन्फॉर्मेशन इनको देता है। अब तक वेसिली को नहीं पता था कि मेजर कॉलिक के बारे में इनको जानकारी कौन दे रहा है, लेकिन अब साशा के बारे में जानकर वेसिली बेचैन होता है और उसे डैनिलव पे बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन वो डैनिलव से कुछ ज्यादा नहीं कह पाता। फिर वेसिली उसी समय पे उस जगह पर जाकर मेजर कॉलिक का इंतजार करने लगता है जहां उसे साशा ने बताया था। और इधर कॉलिक को भी साशा ने ठीक उसी जगह आने के लिए कहा था ताकि वेसिली कॉलिक को मार सके। वेसिली कॉलिक का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन वो रात से वहीं पे उसका इंतजार कर रहा था, इसीलिए उसे नींद आने लगती है और उसकी पलकें झपकने लगती है। उतने में कॉलिक वेसिली के सामने से गुजर जाता है, लेकिन वेसिली उसे नहीं देख पाता। अब वेसिली और कॉलिक ठीक एक दूसरे के सामने हैं और एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। इतने में कॉलिक को सामने कुछ दिखता है और उसे शक होता है। कॉलिक उस पे गोली चलाने ही वाला होता है कि वहाँ एक दूसरा सैनिक आता है और वहाँ पे मरे पड़े सैनिकों के हाथ में अंगूठी या कोई कीमती चीज हो तो वो निकालने लगता है। और इतने में वो वेसिली को भी पलटाता है और उसके जेब से उसे सिर्फ उसका आईडी कार्ड मिलता है।
पर अब मेजर कॉलिक को लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे गोली चलानी चाहिए, इसीलिए वो गोली नहीं चलाता। और इधर जर्मन ऑफिस में वेसिली का आईडी कार्ड दिखाकर कॉलिक को कहा जाता है कि वेसिली मर चुका है, अब आपकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। लेकिन मेजर कॉलिक जानते थे कि वेसिली अभी जिंदा है। पर जर्मन सैनिक पूरे शहर में लाउड स्पीकर पे अनाउंस करने लगते हैं कि आपका हीरो वेसिली अब मर चुका है, जर्मन सेना में भर्ती हो जाओ। इस बात से रूसी लोग बहुत निराश हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। वेसिली उनका हीरो था। तान्या भी काफ़ी दुखी हो जाती है वेसिली के बारे में सुनकर। इधर कॉलिक फिर से साशा के पास आता है और उसे कहता है कि वेसिली अभी जिंदा है क्योंकि उसे मैंने अब तक नहीं मारा। साशा को वो अपनी जगह बताता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल मेजर कॉलिक को भी कहीं ना कहीं यकीन था कि साशा ये सारी बातें जाकर वेसिली को बताएगा, इसीलिए वो यहाँ आकर साशा को अपने बारे में बताता था, क्योंकि मेजर कॉलिक जहाँ है वहीं पे वेसिली उसे ढूंढने जाएगा और वेसिली कुछ कर पाए इससे पहले मेजर कॉलिक उसे मार सके। और हर बार ठीक ऐसा ही हुआ था और इस बार भी उसे यकीन था कि वेसिली वहाँ जरूर आएगा जिस जगह के बारे में उसने साशा को बताया है। इधर कैंप में सब लोग परेशान हैं वेसिली के लिए और अचानक वेसिली उनके सामने आता है। साशा कॉलिक के बारे में वेसिली को बताता है और तुरंत वेसिली उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ता है साशा ने जिस जगह के बारे में उसे बताया था, और वहां पहुंचकर वो कॉलिक का इंतजार करने लगता है। और कुछ ही देर बाद वहाँ तान्या भी आ जाती है। दरअसल साशा ने तान्या को भी बताया था कि वेसिली अभी जिंदा है और वो कहाँ गया है। और यहाँ डैनिलोव को पता चलता है कि तान्या और वेसिली एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर यहाँ पर वेसिली के आने से पहले ही मेजर कॉलिक वेसिली का इंतजार कर रहा था, पर कॉलिक अभी भी वेसिली को मार नहीं पा रहा था। इसीलिए वेसिली को बाहर निकलने के लिए वो एक चाल चलता है और साशा को बीच सड़क पे बीच चौराहे पर मार के लटकाता है ताकि गुस्से से और बौखलाहट से वो बाहर निकले और कॉलिक उसे मार सके। पर वेसिली ऐसा नहीं करता, बल्कि तान्या ये सब देखकर डिस्टर्ब हो जाती है और अपना आपा खो बैठती है। फिर तान्या और डैनिलोव साशा की माँ को नदी के पार छोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ रहना मतलब मौत होगा। पर जब साशा की माँ को छोड़ने के लिए तान्या और डैनिलोव जाते हैं तो बम के धमाके से तान्या बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। लेकिन साशा की माँ सैनिकों से रिक्वेस्ट करके तान्या को नदी पार लेके जाने के लिए कामयाब हो जाती है। और इधर वेसिली के पास डैनिलोव भी आता है और उसे तान्या के बारे में बताता है, पर वो अपने देश को ऐसे हारने नहीं दे सकता था। कहीं ना कहीं इन दोनों निशानेबाजों पर अब इनकी देश की हार और जीत निर्भर हो चुकी थी और रूस हार जाएगा ये ना तो वेसिली को बर्दाश्त था और ना ही डैनिलोव को। इसीलिए डैनिलोव सामने जाता है और मेजर कॉलिक उसे सटीक निशाने के साथ ठीक माथे पे गोली मार के उड़ा देता है और वो समझ जाता है कि ये वेसिली था और कंफर्म करने के लिए वो बाहर निकल के वेसिली की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर वो बीच में चौंक जाता है और रुक जाता है क्योंकि उसके ठीक सामने वेसिली खड़ा था, उसके ऊपर बंदूक ताने। और अब मेजर कॉलिक मरने के लिए तैयार हो चुका है और वेसिली सटीक निशाने के साथ रूस की जीत कहीं ना कहीं पक्की कर देता है। मेजर कॉलिक अब मर चुका है, जर्मन्स का सबसे बेहतरीन निशानेबाज मर चुका है। और इसके ठीक 2 महीने बाद 3 फरवरी 1943 को फाइनली ये युद्ध खत्म हो जाता है और इस 180 दिन चली लड़ाई में रूस जीत जाता है। और अब वेसिली तान्या को हर हॉस्पिटल में ढूंढ रहा है। उसे यकीन है कि तान्या जिंदा है और उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। और आखिरकार वेसिली तान्या को ढूंढ ही लेता है और इसी के साथ इस युद्ध की और वेसिली की कहानी खत्म हो जाती है। इस युद्ध में वेसिली दुश्मन के 225 अफसरों को मार डालता है और इसमें 11 स्नाइपर्स भी शामिल थे। और इसके बाद सोवियत संघ के एक सुप्रसिद्ध नायक के रूप में हमेशा वो लोकप्रिय रहा। आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए।